हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। एक नोटिफिकेशन आ चुका है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2024। ये है दोस्तों टेक्नीशियन का। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि इसमें इसका नोटिस या वैकेंसी कब आएगी। तो देखो, जो इंटरनेट पे चल रहा था वो सच है, और अभी देखो 9 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। मैं आपको एक बात शुरू में ही बता देता हूँ, लास्ट तक वीडियो जो नहीं देखेगा वो अभी सुन ले, कि फॉर्म भरने में आपको बिल्कुल वैसे ही सीरियसनेस रखनी है जैसे कि आपका एकदम फाइनल सिलेक्शन हो रहा हो। इसको जरा भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि फॉर्म भरने की गलती आपको आखिरी सेकंड तक तकलीफ दे सकती है। तो फॉर्म भरने में बहुत ही आराम से, बहुत ही संयम से फॉर्म भरना और सारी डिटेल एकदम अच्छे से भरना। एक चीज़ मैं अभी से बता देता हूँ। देखिए, फॉर्म भरने के बारे में अगर समय मिला और मुझे ज़रूरी लगा तो मैं फॉर्म भरने पे एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो मैं बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ, इसलिए अभी से बता रहा हूँ कि जो भी डिटेल्स आप फिल करो उसमें एक चीज़ आप सुनिश्चित करना कि जो आपकी टेंथ की जो मार्कशीट है उसमें जो डिटेल लिखी है वही होनी चाहिए, जिसमें कि मेन क्या है, नेम, फादर्स नेम, और अगर मदर्स नेम भी फिल करना हो तो वो भी, और डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर की जगह आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड की जगह रोल नंबर, ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी उसमें रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में एकदम अच्छे से लिखी होती है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि नोटिफिकेशन को एक बार आप खुद से हर एक चीज़ को जरूर पढ़ो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे डिस्कशन जरूरी है वो मैं इस वीडियो में आपके लिए कर लेता हूँ। तो देखो, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जिसमें कि रिक्रूटमेंट किसकी होने वाली है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो कि है लेवल 5 की पोस्ट, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि लेवल 2 की पोस्ट। दोनों के लिए अलग अलग पेपर होंगे, दोनों का सिलेबस अलग अलग है, दोनों के लिए फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना है। अलग अलग जोन से अप्लाई मत करना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है अगर वैसा करोगे तो। ऑल दो ऐसा ऑप्शन नोटिफिकेशन में है कि आप अलग लेवल के लिए अलग जोन से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपको एक ही जोन से दोनों लेवल के लिए फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, ये बात को भी ध्यान में रखना कि आप सिर्फ वैकेंसी देख करके उस जोन से अप्लाई ना करो, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अप्लाई करना। तो देखो, एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट होगी वो है 9 मार्च। ये नोटिफिकेशन आया है 8 मार्च को। 9 मार्च 2024 से इसके फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। एक दो दिन बाद से आप अप्लाई कर लेना। और जो लास्ट डेट है इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, ये है 8 अप्रैल। ये ही क्लोजिंग डेट है। इस क्लोजिंग डेट तक आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, या अगर इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ अप्लाई करने वाले हो तो इस दिन आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए। इस दिन तक आपकी मार्कशीट में जो नाम है वही नाम से आप अप्लाई कर पाओगे। इस दिन तक आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट या जो भी आप है वो इस डेट के पहले का बना हुआ आपके पास होना चाहिए। ऐसा कोई मत करना कि फॉर्म अभी भर दिया और वो सर्टिफिकेट बाद में बना लेंगे सोच रहे हो। फॉर्म भरने की ये जो डेट है ना, लास्ट डेट 8/4, पहले तो आप क्या करो, अपने सर्टिफिकेट सब ओके करो, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करो। ओबीसी वालों को मैं एक बात बताऊंगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को वो पिछले 1 साल के अंदर का बना हुआ सर्टिफिकेट अपने हाथ में लो, उसके बाद ही उसकी डिटेल्स यहाँ फिल करना और अप्लाई करना। एससी एसटी कैटेगरी में टाइम लिमिट वाला कुछ मसला नहीं है, लेकिन अपना बढ़िया सा सर्टिफिकेट आप अच्छे से रखना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इस डेट को दिमाग में फिट कर लो, 8 अप्रैल। इसके पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एज जो है उसके बारे में नीचे आपको बताऊंगा, उसमें एज में इसका नहीं है, वो एक से है, आगे आपको दिखेगा। ठीक है, अब कोई कंफ्यूज मत करना कि जो 9/4 से 18/4 है इसको आप क्लोजिंग डेट मानो। ये क्लोजिंग डेट नहीं है, ये करेक्शन की डेट है। अगर फॉर्म में कोई गलती होती है, सिर्फ मोबाइल नंबर, जोन और उसको छोड़कर ईमेल आईडी को छोड़कर कोई गलती है तो उसको आप यहाँ पर करेक्ट कर पाओगे 250 रुपये की फीस देकर। आगे भी वो सब चीज़ें दिखेगी, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो जो याद आता जा रहा है आपको बता रहा हूँ। तो किस बारे में है ये वैकेंसी? ये वैकेंसी है लेवल 5 लेवल 2 की टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये लेवल 2 की जॉब है। ठीक है, बाकी इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें B1 लगेगा। इसमें एनेक्सर देखने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ पोस्ट है और जिसके लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी है। B1 क्या होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सब आपको नीचे दिख जाएगा। टोटल जो पूरी ऑल इंडिया जो वैकेंसी है सारे जोन मिलाकर लेवल 5 की 1092 और लेवल 5 की 1092 और लेवल 2 की 8052, ओवरऑल 9144 वैकेंसी है। कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, इसीलिए अगर आप एक दिन भी वेस्ट करोगे तो रैंक में कम से कम 100 दिन पीछे आ जाओगे। है ना, रैंक में कम से कम
100 रैंक आपकी नीचे आ जाएगी, फिर उसको कवर करने में तकलीफ जाएगी। इसलिए अगर आप मेहनत करने में कोई कंजूसी करने वाले हो तो इस बार स्कोप कम रहेगा कि फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाओ। अपने तरफ से अगर पूरा दिल लगा के ट्राई करोगे तो सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ ये जो है, इसमें जो एज लिखी है 18 से 36 ईयर, ये सिर्फ इस बार के लिए है, अगली बार से ये एज नहीं रहेगी, अगली बार ये एज रहेगी 18 से 33। इस बार क्या हुआ है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिला हुआ है, क्यों, कोविड-19 के कारण, ये लिखा है, ठीक है। नोटिफिकेशन एक बार खुद से भी पढ़ना। उसके बाद ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। मैंने पूरे नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ा है और जो जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है उसको यहाँ हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो ध्यान से सुनो। कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट, ये मैंने आपको बताया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन के साथ आप फॉर्म भरने वाले हो वो आपको इस डेट तक, यानी जो उसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म की, वहाँ तक आ जाना चाहिए। जो भी लोग अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो उसको इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पोस्ट पैरामीटर टेबल एंड वैकेंसी टेबल फॉर ये ascertain their eligibility before applying online trade, much candidate allowed to apply only specific pay level, ठीक है। देखो हर कैंडिडेट को अलग अलग अप्लाई करना है, अलग मतलब एक ये देखो ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई टू ओनली 1 RRB फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट लेवल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक RRB से आप एक ही पोस्ट लेवल, मतलब अप्लाई टू ओनली 1 RRB फॉर स्पेसिफिक पे लेवल। देखो स्पेसिफिक पे लेवल के लिए आपको एक ही RRB से अप्लाई करना है। जैसे आप इसका मतलब स्पेसिफिक पे लेवल मान लो 2 माना, तो लेवल 2 के लिए आप हर RRB से अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है, केवल एक ही RRB से एक लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका एक मतलब ये निकलता है कि आप लेवल 2 के लिए मान लीजिए किसी एक RRB से किया तो लेवल 5 के लिए किसी और RRB से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको एग्जामिनेशन में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं तो ये आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक ही RRB से आप अप्लाई करो तो आपके लिए बेटर रहने वाला है, ठीक है। एंड ओनली 1 कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर द नोटिफाइड पोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द पे लेवल। पे लेवल में एक ही बार अप्लाई करना है आपको, ठीक है। प्रेफरेंस आपको अच्छे से डालनी है, प्रेफरेंस देख के डालना, क्योंकि एक बार जो प्रेफरेंस पे पोस्ट आपको मिल गई वो आपके साथ चिपक जाएगी, फिर वो चेंज नहीं होती। इसलिए प्रेफरेंस भरते समय पोस्ट की डिटेल्स एकदम अच्छे से निकाल लेना, तभी अप्लाई करना, ठीक है। ये एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन वेबसाइट, ये सब। और एक बात ये, अ सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल। यहाँ पर 2 लेवल है, लेवल 2 लेवल 5, तो दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग पेपर होंगे, ठीक है। दोनों का सिलेबस अलग है। एक अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ CBT 1 ही है, मतलब एक ही CBT में मेरिट बनने वाली है, आपके इसमें मेंस नहीं होने वाला है, सिर्फ एक ही पेपर होगा, जो ही प्री होगा जो ही मेंस होगा, ठीक है। तो अच्छे खासे नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। द एप्लीकेबल एग्जामिनेशन फी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे सेपरेटली, यानी दोनों लेवल के लिए अलग से पे करोगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी, देखो मैं बहुत केयरफुल होकर वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन को कई बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी अभी पढ़ के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि समझने में अगर गलती करोगे तो वो मतलब गलती फिर ये पूरे नोटिफिकेशन के लिए आपकी गलती बन जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से समझ लो चीज़ों को और ध्यान से पढ़ के अप्लाई करना, ठीक है। एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये आपको क्लोजिंग डेट के पहले ला लेना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन द RRB अंडरटेकिंग, ऐसा है कि देखो अभी आप कुछ भी डालो फॉर्म तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन RRB आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब होता है। इफ एनी क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन इज नॉट सब्सटेन्ड बाय सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, यानी जो आप अभी डिटेल्स डालोगे बाद में आपको वो डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ करनी पड़ेगी, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। अब ये देख लो क्रूशियल डेट, यही ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 9/4/2023 फॉर्म की क्लोजिंग डेट है। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS EBC स्टेटस ऑफ एनी, ये EBC के बारे में भी डिस्कस करूंगा अच्छे से। फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन ETC। एज रिलैक्सेशन आपको कहाँ मिलेगा जहाँ पे अलग से कोई स्पेसिफाइड चीज़ ना लिखी हो। विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि क्या है 9 अप्रैल, क्या है 9 अप्रैल 2023, ये आपकी क्लोजिंग डेट है। जो भी चीज़ कैलकुलेट करो इसके हिसाब से करना। मेडिकल फिटनेस इसमें लिखी हुई है नोटिफिकेशन में, आगे उसको पढ़ लेंगे हम। एज क्या है 18 से 36 ईयर, ठीक है, इसको याद रखो।
ये 18 से 36 किसके लिए है, यूआर के लिए। जो भी रिजर्वेशन लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, यानी ओबीसी को 3 साल का मिलता है तो 39 ईयर, SC/ST को 5 साल तो 42 ईयर, 41 ईयर। ओके। सिलेक्शन ऑफ आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, इसको ध्यान से पढ़ो तो देखो, कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन आरआरबी इन अ लेवल, यानी अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग आरआरबी चूज कर सकते हो। इस बारे में मेरी सजेशन जो थी वो आपको बता दिया कि मैं तो सोचता हूँ कि आपको एक ही आरआरबी से दोनों फॉर्म भरने चाहिए, बाकी एग्जाम सेंट्रलाइज्ड है तो वो आप अपने हिसाब से देख लो। इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन्स एंड पोस्ट कैटेगरी नोटिफाइड, इसमें क्या है, लेवल 2 में कई सारी पोस्ट है तो उसमें आपको प्रेफरेंस लिखनी पड़ेगी, सारी प्रेफरेंस अच्छे से समझ लो सारी पोस्टों को, फिर ही प्रेफरेंस डालना, ठीक है। द चूजन आरआरबी ओनली फॉर विच द कैंडिडेट विल इंटरव्यू टू अप्लाई एंड एलिजिबल इन दैट चूजन आरआरबी ओनली। कैंडिडेट विथ पार्शियल ऑप्शन विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक, यानी कि अगर मान लीजिए आपने ऐसा किया कि इसमें अगर 10 पोस्ट है लेकिन आपने सिर्फ 6 ही प्रेफरेंस में लिखी, तो बाकी 4 के लिए आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, बाकी 4 पे आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपको सारी पोस्ट जो आप चाहते हो उससे लेकर के जो आप सबसे आखिरी में नहीं चाहते वो डालना है आपको। अगर आपने सिर्फ 6 को मेंशन किया तो बाकी 4 पोस्ट के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है ना। विल बी कंसिडर ओनली फॉर स्पेसिफिक रेलवे जोन्स एंड पोस्ट कैटेगरीज ऑप्टेड बाई दैम सब्जेक्ट टू वैकेंसी पोजीशन इन केस नो ऑप्शन इज गिवन फॉर सर्टन पोस्ट या कैटेगरीज, यही आपको समझा दिया, तो उनको अनविलिंगनेस उनकी मानी जाएगी इस बात को। कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ऑन मोबाइल नंबर, ये तो गलती मत करना भैया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बाद में खो गया बंद हो गया ये सब नहीं, अपना मेन ईमेल आईडी मेन मोबाइल नंबर ही इसमें डालो, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट में जो डिटेल आप डालोगे उसको आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, अगर करना चाहोगे तो उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर ही चेंज कर पाओगे, जिसके लिए 250 रुपये अलग से देके बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन complete in all request, candidate wishes to further modify, change or correct any detail except detail filled in create an account। create an account में जो कि मोबाइल नंबर, मोबाइल जोन और चूजन आरआरबी है, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, यानी जो क्रिएट एन अकाउंट में जो जो चीज़ें आप डालने वाले वो आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन एप्लीकेशन में जो चीज़ें डालो उसको चेंज कर पाओगे, लेकिन उसको हर मौके के लिए आपको 250 रुपये नॉन रिफंडेबल पे करना पड़ेगा, जिसकी डेट रहेगी 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, तो आरआरबी को चेंज करने के बारे में कोई आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट किस प्रकार से होगी आगे बताता हूँ। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में 1/3 की रहेगी, स्पष्ट है, यानी कि ऐसा समझ लो 3 गलत क्वेश्चन आपने करे तो आपका एक सही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। बैन आइटम समझ लो भाई क्या क्या आइटम बैन रहते हैं एग्जाम में। जनरल इंस्ट्रक्शंस सारे अच्छे से पढ़ना आप, लेकिन जो मुझे बताने लायक लग रहे हैं आपको, मतलब जो मुझे बताना है वो मैं बता देता हूँ। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर अ पे लेवल अगेंस्ट दिस CEN विल बी समरली रिजेक्टेड, यानी कि सरसरी निगाह से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक ही लेवल के लिए डालता है तो, या फिर आगे और है सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हु आर अटेम्प्टिंग टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन विथ माइनर चेंजेस of information and or fact to more than 1 RRB and or multiple application to the same RRB will be summarily rejected। अगर थोड़ा अमूल चूल परिवर्तन करके कोई अलग अलग आरआरबी से सेम लेवल के लिए फॉर्म भर रहा है अलग अलग भी, वो बर्बाद कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या सेम आरआरबी से भी अगर मल्टीपल वो डालोगे तो भी उसको मल्टीपल एप्लीकेशन डालोगे तो वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट की जाएगी और उस आरआरबी और आरआरबी से बैन भी किया जाएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी बैन हो चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट हु हैव बीन डिसमिस्ड फॉर सर्विस, गवर्नमेंट इंडिया की कोई भी सर्विस या स्टेट गवर्नमेंट PSU कहीं से भी आपको निकाला गया तो नहीं कर सकते। कैंडिडेट शुड इंटर देयर नेम, इसको भाई बहुत अच्छे से समझ लो, इसमें कोई चूक किसी से नहीं होना चाहिए, बार बार बता रहा हूँ मैं। कैंडिडेट शुड इंटर देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड एट द मैट्रिकुलेशन SSLC हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, इसके आधार पे ही सब डालना है। अगर बाद की कोई चीज़ों में करेक्शन करना है तो इसके आधार पर करना, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। इन केस, इसको भी ध्यान से देख लो, इन केस ऑफ एनी चेंज, आपने अगर पहले चेंज कराया है अपना नेम, है ना, जैसे किसी का अगर शादी के बाद नेम चेंज हुआ हो या किसी ने डेरिवेटिवली कराया हो नंबर नेम चेंज, जैसे 10th में कोई का गलत नाम आ गया और उसने बाद में अगर चेंज कराया हो तो वो आप यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन में ऑप्शन रहता है
कि आपने अगर नेम चेंज कराया है तो आपको चेंज वाला नेम भी लिखना पड़ता है, और नाम चेंज के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान देने पड़ेंगे। जिसने लीगली नाम चेंज कराया है उसको ये सब पता होगा, उसके पास ये सारी चीज़ें होगी। सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, देखिए ये सब ना कौन एलिजिबल है कौन, वो सब बताने का मेरा उद्देश्य नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि जो अप्लाई कर रहा है वो क्या गलती नहीं कर सकता, बिल्कुल अलाउड नहीं है। सिग्नेचर आपके कैसे होने चाहिए, ब्लॉक और कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, डिसजॉइंट लेटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, ऐसे नहीं होना चाहिए ABC, ये गलत हो जाएगा। सिग्नेचर ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि A और इसी को चिपका के एकदम B और C, पूरे ब्लॉक लेटर, ये भी गलत हो जाएगा। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, ABC, ऐसा रनिंग हैंड राइटिंग में, वो यहाँ पर लिखा है, और हर जगह पे सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, मस्ट बी रनिंग हैंड राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर और डिसजॉइंट लेटर में कोई नहीं करेगा। उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जब आपको अगर ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा तो फिर पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। ज्वाइनिंग के टाइम आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड लिया जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग जिस जोन में डालोगे रेलवे जोन में उसी में होगी, और डिवीजन चूज करने का मौका शायद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये कैंडिडेट आर एडवाइज्ड कि फॉर्म भरने के लिए एकदम लास्ट डेट का इंतजार मत करना भैया, एकदम अपने आप को पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ के अपने आप को किस किस में एलिजिबल हो आप वो सब सेट करने के बाद जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर देना। और मेडिकल फिटनेस के बारे में बता देता हूँ। देखो A3, B1, B2 ये जो लिखा है ना, ये आई के स्टैंडर्ड होते हैं, आँखों के। फिजिकली सब रेस्पेक्ट में फिट होना चाहिए। PWBD कैंडिडेट की बात अलग है, उनके पास अलग से, और जो पोस्ट में वो एलिजिबल होंगे वो अलग से लिखी हुई है नीचे, वो भी मैं एक बार दिखाऊंगा। लेकिन एक अगर जनरल कैंडिडेट के लिए तो ये है कि वो फिजिकली ऑल फिट होना चाहिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड विजन के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। तो विजन में देखो A3 वाली तो इसमें कोई पोस्ट नहीं है तो वो डिस्कशन करते नहीं हम। B1 वाली पोस्ट है तो B1 आपको बता देता हूँ। आँखों से 6/9, 6/12 दिखना चाहिए, या तो ग्लास के साथ दिख जाए या विदाउट ग्लास से। लेकिन अगर ग्लास के साथ दिख रहा है तो उसके पावर ऑफ लेंस जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 4 है तो भी चलेगा, -4 हो या +4 हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों आंखों का 4/4 है तो भी चलेगा, लेकिन 4.25 है तो दिक्कत आएगी। तो अगर किसी का मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4.25 है तो वो क्या कर सकता है, 4.25 के साथ उसको 6/6 का विजन होगा, तो वो 4 के चश्मे की आदत डाल करके आपको 4 के साथ 4/9, 4/12 आप आराम से देख सकते हो। इतना करेक्शन आंखों में आदत को चेंज करके भी आ जाता है, ठीक है। और नियर विजन उस हिसाब से ठीक रहेगा, ग्लास के साथ या बिना ग्लास के सब चलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कि चश्मे का नंबर +4 हो -4 हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कम तो ऑफकोर्स चलेगा ही ना। एक भाई ने मेरे को पहले पूछा था, जिसमें मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपने 4 का बताया, अगर मेरा -2 है तो क्या होगा। भैया 4 से कम, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा होगा तो आप B1 में नहीं आओगे, ठीक है। और B2 क्या, हाँ, और B1 और B2 का अंतर क्या है, अगर कलर ब्लाइंड हो तो आपको B2 मिलेगा, कलर ब्लाइंड नहीं हो तो B1 मिलेगा। ये सब कंडीशन फुलफिल करने के बाद है ना। अगर देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, बायनाकुलर, देखो ये कलर विजन भी, नाइट विजन भी, बायनाकुलर विजन भी है, ठीक है। और इसमें देखो कलर विजन के बारे में नहीं लिखा है, तो अगर जो कलर ब्लाइंड है वो B1 में नहीं आ सकता, वो सिर्फ B2 में आएगा। तो उसके बाद ये मेडिकल स्टैंडर्ड समझ में आ गए। उसके बाद कौन सी पोस्ट में क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है उसकी नीचे पूरी टेबल बनी हुई है। अब जिसको अगर रेलवे के मेडिकल के बारे में पूरे नियम धर्म अच्छे से जानने हैं तो भैया ये देखो, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल गूगल पर सर्च करना, वॉल्यूम 1, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसने अगर लेसिक सर्जरी कराया तो A3 में फिट नहीं हो सकता, लेकिन B कैटेगरी में वो आ सकता है, यानी उसको B1 B2 आराम से मिल सकता है। A3 में वो नहीं आएगा, A3 में नहीं आएगा तो ऑफकोर्स A2 में भी नहीं आएगा। तो लेसिक सर्जरी वाले भी यहाँ पर तो एलिजिबल हैं, ठीक है। एज के बारे में बता दिया आपको कि अगर आपकी जो जनरल UR कैटेगरी से अगर आप हो तो ये आपकी एज की कैटेगरी रहेगी। और अगर SC ST हुए, OBC हुए, ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, इन जनरल की बात है कि जब हम 18 से 33 ईयर कह रहे हैं तो क्या मतलब है। उसके बाद रिजर्वेशन इस प्रकार से मिलेगा, SC ST को 5 साल, OBC कैंडिडेट को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को अलग अलग लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से अलग अलग ईयर्स, PWBD कैंडिडेट को ये 10, 13, 15। कैंडिडेट जो ग्रुप D या ग्रुप C में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं रेलवे में, अगर 3 साल की जॉब हो गई है उनकी तो उनको 40 साल मिलेगा UR कैंडिडेट को,
और EWS को, OBC को 43 साल और SC/ST को 45 साल। ये ईयर ऑफ एज है, इससे ज़्यादा एज उनकी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाए तो ये फिर लेवल 2 के लिए, तो लेवल 2 में 18 से 33 ईयर है, ठीक है। लेवल 2 में 18 से 33 है और ऊपर में 18 से 36 था। ये सारे रिजर्वेशन जितने साल के मिलते हैं उतने मिलेंगे। तो फिर जो टोटल एज बैठती है, जो 18 से 36 यानी लेवल 5 में आना चाहता है, उसके लिए अगर वो इससे पहले पैदा हुआ है तो नहीं, लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर, यानी अगर इस तारीख को भी हुआ है तो एलिजिबल रहेगा, इस तारीख को हुआ है तो भी एलिजिबल रहेगा, इस तारीख को हुआ है तो भी एलिजिबल रहेगा, ठीक है। और इसके बाद या इस तारीख पर अगर कोई पैदा हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। लोअर लिमिट फॉर डेट ऑफ बर्थ नॉट आफ्टर, यानी इसको भी पैदा हुआ है तो भी चलेगा, यानी 1/7/2006 को कोई पैदा हुआ है तो वो 18 से 36 वाली में फॉर्म भर पाएगा, 18 से 33 वाली में भी फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जिसको मल्टीपल टाइप ऑफ एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा वो उसको अलाउड रहेगा, जोड़ करके अलाउड नहीं रहेगा, नहीं तो एज बढ़ जाएगी, 40 साल की उम्र में 100 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसीलिए नॉट कम्युलेटिव, गेट मैक्सिमम अमॉन्ग्स द रिलैक्सेशन, जितने रिलैक्सेशन मिल सकते हैं उसमें मैक्सिमम वाला मिलेगा, ठीक है। यूआर वैकेंसीज विल नॉट गेट एनी रिलैक्सेशन। हाँ ये देखो, SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज, अगर आप अपनी कैटेगरी से अप्लाई नहीं करोगे तो उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। PWBD कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज विल बी अलाउड फॉर एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर PWBD UR ओनली, यानी कोई BW कैंडिडेट UR से अप्लाई करेगा तो UR में PWBD कैंडिडेट को जो एज रिलैक्सेशन मिलना है वो ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लो फिर से वही, कैंडिडेट मस्ट नोट द डेट ऑफ बर्थ, जो एप्लीकेशन में आप भरने वाले हो वो सेम होनी चाहिए आपके मैट्रिकुलेशन के हिसाब से, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, आपकी डेट इसी से काउंट की जाने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे लिखी हुई है, ठीक है, पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जो डेट तक ले लेनी है वो ये डेट है, इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, जो वेट कर रहे हैं। और एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारी बात है बताने के लिए, तो एक क्या बताऊँ, सारी बताता हूँ। ये आपके फॉर्म की फीस रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में रिफंड भी होने वाली है, जो भी एग्ज़ाम देगा CBT का उसको ये रिफंड होने वाली है। तो भैया प्लीज़ आप वो EBC के चक्कर में जाने की कोशिश मत करना, जिससे कि आपको 250 रुपये की छूट तो मिलेगी, लेकिन फिर EBC सर्टिफिकेट संभालना पड़ता है, उसका बाद में बहुत टेंशन होता है, तो वो सबके चक्कर में मत पड़ो, अभी भर दो पैसा, बाद में रिफंड भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप EBC से फॉर्म भरने का ट्राई मत करो। EBC की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिसकी भी फैमिली इनकम 50K से कम अगर होती है तो उसको EBC में माना जाएगा। अगर वो EBC सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालेगा तो उसको फीस में थोड़ी सी छूट मिलेगी, समझ गए, ठीक है। बाकी मेरी सजेशन है कि फीस में छूट लेने के चक्कर में मत जाओ। ये है EBC की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ उसमें लिखी हुई है, देख लेना आप। ये यहाँ पर अलग से बताया, नहीं तो लोग EWS और EBC को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बताया कि EBC और EWS अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद इधर आते जाएं तो ये PWBD कैंडिडेट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो VI का मतलब ये होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड, 40% से ज़्यादा अगर डिसेबल हैं तो उनको ये PWBD कैंडिडेट माना जाता है। सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर, VI HI LD MD, ये सारी अच्छे से पढ़ के, कोई पोस्ट है जिसपे कोई एलिजिबल है कोई नहीं है, तो ये सब चीज़ को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप अभी कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप इसमें फॉर्म भरना चाह रहे हो, फॉर्म अप्लाई करोगे तो पहले वहाँ पे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। आपके एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अभी जब आप अपने एम्प्लॉयर को, यानी अगर कोई मान लो फॉर एग्जांपल रेलवे में या कहीं पर भी अभी जॉब कर रहे हो आप किसी भी प्रकार की, तो आप वहाँ पे रिटर्न में एक लेटर दे दोगे कि आप इस पोस्ट के लिए इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो, और उसकी रिसीविंग अपने पास ले लेना कि आपने इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन RRB लेगा, यानी मेडिकल के पहले जो होता है, मेरिट में आने के बाद मेडिकल के पहले जो DV होता है, उसमें आपको यहीं से NOC लेके आनी पड़ेगी कि हाँ इसमें अगर ये जॉब में जाते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर रेजिग्नेशन नहीं, यहाँ पर सिर्फ NOC की जरूरत है। लेकिन मेडिकल के बाद पैनल होता है, पैनल के बाद जब ज्वाइनिंग के लिए आप जाते हो तो आपको फिर रेजिग्नेशन लेके आना पड़ता है। तो वो रेजिग्नेशन आपको आसानी से कब मिलेगा, जब आपको ये NOC मिली रहेगी, नहीं तो फिर वो टाइमिंग का बहुत इशू होता है। ये भी बता दिया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ एक ही CBT होने वाला है, अलग अलग टीयर नहीं है। CBT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपका पैनल लिस्ट आ जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस प्रकार से होगा, तो ये
सिलेबस और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब एलिजिबिलिटी चलो बता ही देता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया तो मैं सोच रहा हूँ अब इसको ख़त्म किया जाए। एलिजिबिलिटी के बारे में आगे भी बात की जा सकती है, तो शॉर्ट में कर लेते हैं। ग्रेड 1 जो कि लेवल 5 की पोस्ट रहेगी, उसके लिए 100 नंबर का पेपर होगा। उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा। सिलेबस पे अलग वीडियो बना सकते हैं। ये है पूरा एग्जाम पैटर्न ऑफ लेवल 5, 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन। कमेंट करेंगे कोई लोग कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट करनी चाहिए, कुछ भी नहीं कह सकते। मैं तो कहना चाहूँगा मैक्सिमम आप जितने ला सकते हो ना उतने लाओ, क्योंकि आपको अगर ऐसा बता दिए कि लेट से अगर आपसे हमने कहा कि इसकी कट ऑफ जाएगी, मान लीजिए मैंने कहा कि 85 जाएगी, तो क्या आपके 86 आते रहेंगे तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, 85 लाओगे? नहीं, तो वैसा मत करो। टारगेट आप एकदम बढ़िया अपना 92 ऐसा लेके चलो, या 100 में 98 ऐसा लेके टारगेट चलो, बेस्ट से बेस्ट करने का ट्राई करो। ऐसा मत सोचो कि सिलेक्शन से पहले कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सिलेक्शन नहीं होएगा या कैसे होएगा। आप बस मैक्सिमम नंबर लाने का सोचो तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, ये है एग्जाम का पैटर्न। उसके बाद जो लेवल 2 का पैटर्न है वो होगा ये, जिसमें 90 मिनट है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जो है वो अपना जनरल होगा। जैसे लेवल 1 का या एनटीपीसी के पेपर में जो सब्जेक्ट आते हैं वही मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, देखिए, हाँ ठीक है। और ये इसका ये पैटर्न ये है 25 25 40 10। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर समझ के चलो, ये 10 नंबर का, जनरल साइंस 40 नंबर का, ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 और मैथमेटिक्स 25। ये हो गया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। अब देखो इसके नीचे मैं एक बात दिखाता हूँ, ये हाँ, एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी अगर कोई गलती करोगे। फोटो वोटो बहुत संभाल के डालना है ना, और सेम कलर पासपोर्ट फोटो का विच आर अपलोडेड। जो अभी फोटो आप अपलोड करने वाले हो एप्लीकेशन में वो आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, तो 12 कॉपी उसकी बना लो, यानी कि नई फोटो खिंचवाओ 12 कॉपी में और फिर फोटो अपलोड करो। कोई कई साल पुरानी फोटो अपलोड मत करना। ये सारे अगर कोई आप नोटिफिकेशन को पढ़ोगे जिसमें शॉर्ट फॉर्म यूज होंगे तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ये देखो, ये है इसमें, ये है लेवल 5 की अकेली पोस्ट, इसमें B1 कैटेगरी वाले अलाउड है। और जो ये वाले देखो, जो PWBD कैंडिडेट है अगर विजुअल इम्पेयर्ड है तो नहीं होगा, HI वालों को भी नहीं, MD को भी नहीं। और ये वाली जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में अगर ये है तो वो एलिजिबल रहेंगे, और क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब ये बहुत लंबा वीडियो हो गया तो ये क्वालिफिकेशन पे देखते हैं, अलग से वीडियो कर लेंगे। बाकी ये कहाँ पर कितनी पोस्ट है ये वो सब लिखी हुई है। तो थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट है कमेंट करके पूछना, मुझे जितना समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।